हुए उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में सभी लोग उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में धीरे धीरे रब करें, आंखों पे लगाएं और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखों को खोलें। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सकारात्मक सोच के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ओके। एक बार आप सभी लोग का फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस क्लास में आप सभी लोग का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हम लोगों का हो गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो स्पेशली जो हमेशा जो न्यूज़ वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें पोल्यूशन की जब बात आती है तो दिल्ली को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि देश की राजधानी नई दिल्ली है तो वहाँ पे प्रदूषण अगर रहेगा तो वहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। तो वहाँ पे बीच में दिखाया जा रहा था कि वहाँ का जो प्रदूषण लेवल, उसको जो पैरामीटर है वहाँ पे दिखाया गया था, पीएम जो है 2.5 लेवल पे था। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब क्या है कि जो हवा में जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो हवा के जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका जो साइज 2.5 यानी कि उनका जो साइज है बहुत ही स्मॉल था उस समय। एक तो बात किया जा रहा था पीएम 2.5 की और दूसरा जो बात किया जा रहा था पीएम 10 का। पीएम 10 का मतलब कि जो हवा के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका साइज क्या है, 10 है। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पार्टिकुलेट टू मैटर क्या होता है कि हवा के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हवा के माध्यम से इंटर करते हैं, जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे यानी श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं और जो जिससे रिस्पायरेटरी से लंग्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमें। तो इसी को जो बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि इसको स्पेशली देखा जाए तो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो पीएम 2.5 मैंने बताया कि 2.5 यानी कि जो हवा के जो अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके साइज की बात किया जा रहा है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो इन साइज, माइक्रो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। और पीएम 10 का मतलब क्या है, 10 यानी कि जो हवा के जो कण हैं उनका साइज कितना है, 10 है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं क्या लिखा गया है इसके अंदर। पार्टिकुलेट अल्टरनेटली रिफर्ड टू ए पार्टिकुलेट मैटर, इसका जो फुल फॉर्म दिया है आर फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल्स यानी बहुत ही सूक्ष्म कण जो है, आर टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन ए गैस, यानी कि ये जो पार्ट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ये चीज़ें दो हैं, दोनों हो सकता है, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट एरोजल रिफर्स टू, मैंने डिस्कस भी किया था जब मैं पढ़ा रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एरोजल में क्या है, जो फॉग और मिस्ट के अंतर्गत जो चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉग क्या है और मिस्ट क्या है। फॉग और मिस्ट दोनों एक ही हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंडी में क्या है कि हमें विजिबिलिटी वगैरह जो नहीं दिखता नहीं है सामने, इतना ज़्यादा कोहरा रहता है। फॉग यानी कोहरा, मिस्ट यानी कुहासा। तो दोनों में डिफरेंस क्या, फॉग में क्या है कि हमें 50 मीटर या 10 मीटर सामने भी नहीं दिखेगा, बट मिस्ट में क्या है कि हमें जो है
बहुत दूर तक देख सकते हैं, मतलब उसमें कोहरा कम रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, विजिबिलिटी का है, यानी जो कितना दूर तक हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, इस बेस पे दोनों में डिफरेंस माना जाता है। तो एरोजल में हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे, एरोजल क्या होता है, फॉग और मिस्ट दोनों का कम्बिनेशन होता है। फॉग या मिस्ट जो दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं एरोजल्स। In contrast, erosion refers to particulate and other together source of particulate matter can be man-made or natural। अब देखिए नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है जो पार्टिकुलेट मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट है सम पार्टिकुलेट्स अकर्स नेचुरली ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वोल्केनोज। देखिए अब यहाँ पे ह्यूमन के द्वारा यानी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा होता है। एक वर्ड मैंने बताया था एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है सम पार्टिकुलेट्स अकर्स नेचुरली ऑरिजिनेट फ्रॉम वोल्केनोज, यानी जो कुछ पार्टिकुलेट जो वोल्केनोज निकलते हैं, डस्ट स्टॉर्म वगैरह में जो डस्ट रहते हैं उनसे जो मिलता है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर से जो चीज रहता है, वेजिटेशन एंड सी स्प्रे, यानी कि नेचुरल पार्टिकुलेट मैटर भी देखें नेचुरली भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। मैन मेड जैसा कि आप दिल्ली वगैरह में देख सकते हैं, गाड़ियों से जो वायु प्रदूषण है उसके अंतर्गत जो वायु के सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं वो मैन मेड हो गए। अब नेचुरली कैसे होता है, जैसे कि वोल्केनो वगैरह है या डस्ट वगैरह जो स्टार्म वगैरह आता है, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेचुरली हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डर्टी लिटिल सेक्रेट फ्रॉम एबीसी कैटलिस्ट इट वाज इफेक्ट ऑफ पीएम ऑन ह्यूमन, यानी कि इसका जो इफेक्ट जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि अलग अलग डिजीज से संबंधित है। कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो, अगर कोई क्वेरीज है तो लास्ट में रखिएगा, अभी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पीएम बारे में बात किया, पीएम 2.5 क्या है, पीएम 10 क्या है, जिसमें मैंने ये बताया कि ये नेचुरली भी होता है, मैन मेड भी होता है। मैन मेड का मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वहाँ में प्रदूषण में जो वायु प्रदूषण का जो सूक्ष्म कण होता है उसका साइज बीच में क्या हो गया था, 2.5 हो गया, और उसका एक बार उसका साइज था 10 था, तो फिर बीच में जो ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया तो उसका साइज PM 2.5 हो गया। और हम लोगों ने नेचुरली डिस्कस किया कि नेचुरली कैसे होता, तो वोल्केनोस हो गया, स्टॉर्म्स वगैरह हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं नेचुरली। और इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिस्पायरेटरी लंग्स रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई से भी रिलेटेड हो जाते हैं, आई पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने पार्टिकुलेट मैटर को अभी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड होता है विथ फार्मूला SO2। इसका फार्मूला क्या है, SO2 आर कॉमन पोल्यूटेंट ऑफ द एयर, ये भी एयर पोल्यूटेंट के अंतर्गत आता है। SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब देखिए वोल्केनोज से ये निकल के आता है, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी निकल के आता है जो सल्फर डाइऑक्साइड है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सिंस कोल एंड पेट्रोलियम ऑफन कंटेन सल्फर कंपाउंड देयर कंबक्शन जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब कोल वगैरह को जलाया जाता है या पेट्रोलियम का यूज किया जाता है तो उससे क्या निकल के आता है, सल्फर कंपाउंड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल के आता है। सल्फर कंपाउंड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज NO2 फॉर्म्स H2SO4 एंड दस एसिड रेन। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर कंपाउंड जैसे हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये मॉइस्चर ऑफ एयर यानी कि जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है, उसके प्रेजेंस में ये जब रिएक्ट करता है तो एसिड रेन बनाता है। आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे कि एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी कि इस पर यह बताया जा रहा है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है,
कैटलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन में अगर यूज किया जाता है तो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। क्या करता है कैटलिस्ट? टू इनहेंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के जो स्पीड को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है। ओके, आगे हम लोग एसिड रेन के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड तो क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है? एसिड रेन। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर एसिड रेन जब होता है तो कैसे प्रभावित, क्या क्या नेचुरली क्या क्या पौधे पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, और अलग अलग जगह उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके गुण क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर बॉन्डेड टू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख रहे होंगे SO2 है, इसमें क्या है, एक एटम जो है सल्फर का है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक एटम सल्फर के हैं और दो एटम ऑक्सीजन के हैं। तो O2 को हम लोग एटम नहीं बोलते, O2 को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अगर O रहता, कोई भी सब्सटेंस अगर सिंगल है तो उसको एटम बोलते हैं। अगर वही अगर दो हो जाए, जैसे कि अगर यस है, सल्फर है, तो हम उसको बोलते हैं एटम। अगर उसी को H2 आप लिखेंगे तो हो जाता है मॉलिक्यूल। इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट रिएक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड and dissolves readily in water vapor, forms sulfuric acid. It can also attach to dust and soot particles to form particulates. यानी कि कहीं न कहीं ये भी क्या होता है कि वाटर जो एयर पोल्यूटेंट के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उनसे रिएक्ट करके जो है और ये हार्मफुल बना देता है चीज़ों को, मतलब और ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम दीज रिएक्शन ए वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट आर पॉसिबल इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूटेंट दैट इन्फ्लुएंस बोथ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस। अब देखिए, अगर ये कहीं न कहीं क्या होता है कि इसका जब ऑक्सीजन के एयर पोल्यूटेंट के अंतर्गत यानी वायु प्रदूषण के अंतर्गत जो वायु प्रदूषण, वायु में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं, जब उनके साथ रिएक्ट करता है तो कहीं न कहीं ये इन्वायरमेंटल पे तो प्रभाव डालता है, हमारे हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है। तो ये बातें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्सेस क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म थ्रू अ नंबर ऑफ पाथवेज इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कैसे होता है? बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर को जब बर्न किया जाता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बस आपको मेनली यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं वोल्केनो का, यहाँ पे वोल्केनो जल फटना देखिए कितना जल है, तो वहां से भी जो बड़ी बड़ी आगे लग जाती हैं जंगलों में, या जो वोल्केनो का फटना, वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक वर्ड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ये होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज करना और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करना, दैट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड। देखिए नेचुरली कैसे निकलता है? वोल्केनो से, फॉरेस्ट फायर होगा, जंगल में आग लग जाना, वोल्केनो होना, ओशियन एंड डिकेइंग प्लांट मैटर, जो प्लांट मैटर वगैरह डिके करते हैं, उनका जो सड़न वाला जो डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था, जो सड़ते हैं इसके बाद जो वहाँ से भी ये निकलता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दीज आउटवेयर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक जैसे कि मैंने भी बताया था, मैन मेड एक्टिविटी जो होती हैं, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जो मैन मेड के द्वारा हो रहा है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। विथ वोल्केनिक एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल, यानी कि इसका जो है, यानी कि जो प्रदूषण वगैरह है, अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो 20% जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑस्ट्रेलिया द टू मेन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आर, पावर स्टेशन हो गया, दो मेन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या हो गया? एक तो पावर स्टेशन, दूसरा मेटल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मेटल मैन्युफैक्चर किया जाता है।
वाइल स्मॉल सोर्सेज इंक्लूड, जैसे अगर छोटे लेवल पे देखा जाए इसका सोर्सेज क्या है, तो क्या हो सकता है, होम हीटिंग हो गया, जो घरों में जो होम हीटिंग किया जाता है हाथ सर्दियों के समय में, केमिकल प्रोडक्शन हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन एमिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं कहीं इसका भी कुछ % रोल रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सिंक्स। सिंक मतलब क्या होता है, कम होना कोई चीज़। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एग्जैक्ट मेन पॉइंट है उसको बताना चाह रहा हूँ। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि सल्फर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नेचुरली अकरिंग, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, नेचुरली अकरिंग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है नेचुरली क्या बोला जाता है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है। बट क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरली भी रहे, तो अगर उसमें एक्सेस मात्रा में, और जो है ऑक्सीजन, मैं बताया था ना कि जब कोई चीज़ नेचुरली भी है और एक्सेस मात्रा में हो जाए तो भी तो हानिकारक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक होता है ना कि अर्थ को वार्म करने के लिए रहता है, बट अगर वही चीज़ एक्सेस अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। तो यानी सल्फर डाई, एग्जाम में ये पूछता भी है, अधिकतर पूछा भी गया कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड की बात होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा। अब होता क्या है कि अब नेचुरली तो था, बट अब क्या हुआ कि इसका एक्सेस मात्रा में बढ़ जाना, जिसके कारण क्या है कि ये जो है, यानी कि जो पोल्यूशन वगैरह का बढ़ जाना, पोल्यूशन का बढ़ना, जिसके कारण क्या है इसका भी रिडक्शन हो जाता है, यानी कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में भी लिया जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं ना, एक बार कोई बता दे अनम्यूट होके, मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं ना है? हेलो, ठीक है आपकी स्पीड। ठीक है, मैं सिंपल से सिंपल बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसिड रेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एसिड रेन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फर कंपाउंड, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें क्या होता है कि सल्फर एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, कौन सा कैटलिस्ट है वो, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि जो कैटलिस्ट है उनके प्रेजेंस में जब सल्फर डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, एसिड रेन बनता है। एसिड रेन बनता है। तब उससे होता क्या है, एसिड रेन जब होता है तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ताजमहल वगैरह, देखिए आप लोग देखते होंगे कि बीच में न्यूज में दिखा रहा था कि ताजमहल का कलर जो है येलो से जो है, सॉरी व्हाइट से जो है येलो वगैरह होने लगा, उसका कलर चेंजिंग होने लगा है। तो उसका रीजन क्या है, एसिड रेन। अब एसिड रेन वहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाई ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। देखिए कोई भी चीज़, सल्फर डाइऑक्साइड मैं बोला नेचुरली होता है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाए चीज़ें तो भी जो है हार्मफुल ही है। जैसे होता है ना कि खाना हमें एनर्जी देता है, बट अगर एक्सेस मात्रा में हो जाए तो वही काम क्या कर, जो अमृत का काम करता था वही विष का काम करेगा। तो कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में अगर होने लगे तो वो चीज़ें जो है नुकसानदेह होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, नेचुरली होता है, बट अगर वो एक्सेस मात्रा अगर उसका बढ़ जाए पोल्यूशन के कारण, तो क्या होता है कि वही फिर हमारे लिए हार्मफुल साबित हो जाता है। तो सल्फर, इसमें क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट होता है उसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड रेन बनाता है। अम्लीय वर्षा बोलते हैं जिसे, अम्लीय वर्षा, ठीक है। और अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। अभी हम लोगों ने समझा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और देखेंगे कि इसका इफेक्ट आखिर जो एसिड रेन होता है तो उसका इफेक्ट क्या है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि ताजमहल वगैरह को, जो एग्जांपल कई एग्जाम में पूछा भी जाता है एग्जाम में मोस्टली, कि ताजमहल का कलर जो येलो क्यों हो रहा है, किसके कारण, तो एसिड रेन के कारण होता है। और इसमें एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एसिड रेन में जो है मुख्य रूप से कौन सा गैस है, एसिड रेन में कौन से गैस का यूज किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट डाउन करते चलना है, जिससे कि क्या हो कि जब आपको स्लाइड पढ़ें आप, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, चीज़ें आसान हो जाएं, और आपको किसी को समझाना रहे, दूसरे 2 लोगों को या 50 लोगों को या 100 लोगों को, तो आप आराम से समझा सकें। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा कि एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होता है। तो एसिड रेन डायरेक्टली अटैक्स द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लांट
इसका इफेक्ट प्लांट पे होता है, एसिडिफाई लेक्स पे, लेक वगैरह में एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, एंड सॉइल की उर्वरकता में कमी आती है, मॉइस्चराइजेशन में कमी आ जाती है कहीं कहीं, यानी कि प्लांट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, लेक पे इफेक्ट पड़ता है, सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है, विच में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक टू प्लांट एंड एनिमल, यानी कि कहीं न कहीं ये जो है प्लांट वगैरह को या एनिमल के लिए भी बहुत ही नहीं होता है, टॉक्सिक का काम करता है, जहर का काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि किसके ऊपर इफेक्ट करता है, प्लांट के ऊपर एक प्रभाव डालता है, और आपका लेक हो गया, सॉइल हो गया, एनिमल्स हो गए, इन सारे के ऊपर ये जो है प्रभाव डालता है एसिड रेन। और हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था कि जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जब रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, किसके कौन सा कैटलिस्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कैटलिस्ट, तो क्या फॉर्म होता है, एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। एक बार मैं फिर से रिएक्शन बोल दे रहा हूँ, SO2 प्लस O2, यानी जब दोनों का रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, NO2, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हैं तो उसके स्पीड को बढ़ाना, टू इनहेंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिड रेन। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। और ये किस पे इफेक्ट करता है, प्लांट पे इफेक्ट करता है, प्लांट के लिए टॉक्सिक का काम करता है, एनिमल्स के लिए टॉक्सिक क्या काम होता है, लेक में एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। अब देखिए रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट इसका कहाँ से क्रिएट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका हो रहा है, जैसा कि हम लोग मूवी वगैरह में, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब पोखरण परीक्षण हुआ था, जब पहला एटॉमिक परमाणु परीक्षण हुआ था, वहाँ पे देखिए धमाका वगैरह जो होता है, यानी कि कहीं भी देखिए रॉकेट वगैरह जो होता है, जो मिसाइल वगैरह इसरो का देखते होंगे कि वहाँ से जब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट वगैरह होता है। या मैं एग्जांपल लूँ, जो 15 अगस्त 1945 को, शायद 1945 को जो नागासाकी में वहाँ पे जो एटम बम गिराया गया था, नागासाकी यानी हिरोशिमा यानी जापान में, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ था, रेडियो पोल्यूटेंट्स। यानी कि मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ कि जो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वहाँ से क्या क्रिएट होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट वहाँ पे भी होता है। जो बड़े बड़े में धमाके किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं परमाणु वाली जो मूवी आई थी, उसमें भी देखा आपने कि कैसे वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था, तो वहाँ पे क्या था, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट। और सबसे बढ़िया जो एग्जांपल इसका बेस्ट हो सकता है वो नागासाकी हिरोशिमा में, यानी कि जो जापान में, जिसपे फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो अमेरिका ने जो वहाँ पे एटम बम गिराया था, जिसके कारण जो है अभी भी लोग जो है वहाँ पे नहीं होता कि एक अपंग वगैरह रहते नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आज भी उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो हम लोग इस पर और डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे कि मैंने बता दिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है, जो धमाके होते हैं, एंड डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, वार एक्सप्लोसिव हो गया के दौरान, नेचुरल प्रोसेस सच एज रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडान, इसमें रेडान जो एक एलिमेंट्स होता है, इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कहाँ पे यूज होता है और इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, कौन सा एलिमेंट, रेडॉन। तो ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट के अंतर्गत आएंगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, यानी ओजोन परत क्या है। तो इसके पहले ओजोन लेयर बताने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग योग से जुड़े हैं तो हमें अध्यात्म की बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आप लोग जब देखे होंगे, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच जब लड़ाई होती है, जिसमें गाना नहीं बजता है, एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महाबली आकाश में संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, ये गाना बजता है। ठीक, तो होता क्या है कि एक बार एक सीन में आपने देखा होगा कि रावण जो है मारता है, भगवान श्री राम के हाथ में जो है उसको नहीं होता, तीर आके चुभ जाता है, खून गिरने लगता है। फिर क्या होता है कि भगवान श्री राम अब नहीं होता है कि मंत्र का अनुसंधान करके, इसके बाद जो है मंत्र का अनुसंधान करके सुरक्षा कवच बना देते हैं। आप लोग देखेंगे सुरक्षा कवच एक और बन जाता है।
फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रावण तीर चलाता है तो नहीं होता कि तीर उनको टच भी नहीं कर पाता, यानी कि वो जो ऑरा है उसी के बाहर ही रुक जाता है। तो ये ऑरा क्या है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑरा जो है वही ओजोन लेयर है, और बाढ़ क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो आता है। रावण का जो बाढ़ क्या था, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और भगवान राम ने जो ऑरा बनाया है जो पृथ्वी पे को बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। द ओजोन लेयर इज ए लेयर ऑफ गैस कंसिस्टिंग ऑफ O3 मॉलिक्यूल, यानी कि जो O3 मॉलिक्यूल जो होता है उसी को बोलते हैं ओजोन लेयर, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके बनते हैं O3 मॉलिक्यूल। O3 को बोलते हैं ओजोन लेयर। कॉल्ड ओजोन दैट फॉर्म्स व्हेन फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड टू O2 मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम जब O2 मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि 2 O2 के साथ ऐड होता है तो बनता है O3। ओजोन के बारे में और क्या लिखा गया है, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, जैसे कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ऑक्सीजन एटम इसमें रहते हैं। ओजोन गैस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, एज शोन इन द पिक्चर टू द लाइट। पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे ब्रेक हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2, O प्लस O2 बराबर O3, डेट इज ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन सतह, जो कि किसका काम करता है, जो भगवान श्री राम ने कौरा बनाया था और उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, और रावण जो तीर चला रहा था उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इससे हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और ब्रीफ में जाएंगे। द ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है गैस मॉलिक्यूल का, लोकेटेड विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है स्थित रहता है, लोकेट रहता है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में, जैसा कि हम लोगों ने जब हम डिफरेंट लेयर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओजोन गैस आल्सो एग्जिस्ट इन द टोपोस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल। अब देखिए टोपोस्फेयर में भी देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। होता क्या है कि ओजोन लेयर 2 होता है, एक तो होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरली। तो जो नेचुरल ओजोन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और जो मैन मेड होता है वो किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। मैन मेड भी बन जाता है ओजोन, जो कि कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, बट जो नेचुरली होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन गैस आल्सो एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल, ठीक है, बट मोस्ट इज लोकेटेड विद द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर शोन टू द लाइट, जैसा कि आप पिक्चर वगैरह में देख सकते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो है मेन क्या क्या कंक्लूजन निकला कि 2 ओजोन लेयर होते हैं, एक तो ट्रोपोस्फेयर में जो कि मैन मेड ओजोन लेयर होता है, और एक जो नेचुरल ओजोन लेयर की बात करेंगे तो किसमें होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओके, तो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जो है जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऑन ए डेली बेसिस द सन रेडिएट इस एनर्जी टूवर्ड्स अर्थ, यानी कि सन की जो एनर्जी रेडिएट करता है अर्थ की तरफ। वन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि एक फॉर्म उसका है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, आल्सो नोन एज यूवी रेडिएशन, यानी कि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है। यूवी रेज आर रिलेटिवली हाई एनर्जी वेव दैट प्रोवाइड्स अर्थ विद द वार्मथ इट नीड टू सपोर्ट लाइफ एज सोन इट, यानी कि देखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर सन से निकल रहा है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, मतलब एक अगर उसका एक इक्वल थोड़ा सा नहीं होता कि बैलेंस में रहे तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में लोगों ने बात किया था कि वो भी नेचुरली होता है, अगर बैलेंस रहे तो ठीक है, ऐसा नहीं है, बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग खाना खाते हैं बैलेंस में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब बहुत लोगों को क्या है पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, कई लोगों को बर्गर पसंद है। तो अब होता क्या है कि जिसको पिज्ज़ा पसंद है अगर वो दिन भर खाने लगेगा, एक हफ्ते से पिज्ज़ा खिला दिया जाए तो फिर वही हो जाएगा कि वो जार का काम करने लगेगा। तो कोई भी चीज़ अगर इक्वल अमाउंट में रहता है, इक्वली बैलेंस रहता है, जैसे कि अगर हम योग भी करेंगे तो उसमें भी
जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, समत्तम योग उच्चते, समत्व भाव में रहना चाहिए, एक बैलेंस स्टेट में, बैलेंस माइंड की बात किया गया है कि अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में रहता है तो ठीक है, अगर जैसे ही थोड़ा सा बैलेंस से थोड़ा उसका थ्रेशोल्ड हाई हुआ, थ्रेशोल्ड क्या होता है कि कोई एक होता है कि अपनी एक पोटेंशियल होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाते, तो उनका थ्रेशोल्ड क्या है कि अपने जितना वो झुक पा रहे हैं उससे थोड़ा सा और आगे अपने, नहीं होता है कि अपनी कैपेसिटी को मूव करें। थ्रेशोल्ड यानी कि हम अपनी क्षमताओं को जब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जितना पहले नॉर्मल पे था उससे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसमें नहीं बताया जाता कि अभी तक आपका जितना स्ट्रेचिंग है थोड़ा सा उसमें स्टे करिए और थोड़ा सा अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ाइए, यानी कि अपने जो कैपेबिलिटी उसको बढ़ाइए। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी अगर एक बैलेंस में है, कम मात्रा में है तो ठीक है, अगर वही चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए जो है हार्मफुल हो जाता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज के, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है के कारण क्या है, ओजोन लेयर में जो है छिद्र वगैरह हो जा रहे हैं, होल हो जा रहा है। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेज पेनिट्रेट द अर्थ एटमोस्फेयर एट 3 स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ कॉल्ड। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट के यहाँ पे 3 टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, यूवीए, सबसे पहला आपके लोगों के सामने है यूवीए रेज। यूवीए रेज हो गया, यूवीए रेज आर मोस्ट कॉमन एंड काज स्किन एजिंग एंड रिंकलिंग, यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे होता है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे 3 जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अभी तक तो हम लोगों ने एक ही तरह जान रहे थे, बट यहाँ पे जो हम लोग 3 तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूवीए रेज हो गया, दूसरा है यूवीबी रेज, और सी क्या है, थर्ड वाला यूवीसी रेज, यानी 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला डिस्कस करेंगे। यूवीए रेज क्या होता है, यूवीए रेज आर मोस्ट कॉमन एंड काज स्किन एजिंग एंड रिंकलिंग, जो छाइयाँ वगैरह हो जाती है चेहरे पे। एज कई लोगों को देखते होंगे कि नहीं होता, युवा अवस्था में भी बूढ़ की तरह उनका चेहरा हो जाता है, ओल्ड की तरह दिखने लगते हैं। टैनिंग बेड्स यूजली द यूवीए रेज हो गया, और भी यानी इसका जो स्पेशली जो इसका इफेक्ट होता है हमारे स्किन को होता है। सेकंड है यूवीबी रेज, इससे क्या होता है, काज सनबर्न नहीं होता, चेहरा का जल जाना, जैसे ना तो कई लोग धूप में रहते उनका चेहरा जलने लगता है। कैटरैक्ट होता है, यानी कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। एंड इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, देखिए इम्यून सिस्टम इससे डैमेज हो जाता है। और थर्ड है यूवीसी रेज। यूवीसी रेज द मोस्ट डेंजरस, सबसे डेंजरस यही होता है। कभी एग्जाम में पूछे कि 3 प्रकार के अगर यूवी रेज के बारे में बात किया गया है और पूछे कि सबसे डेंजरस कौन है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, कौन सा, यूवीसी रेज। द मोस्ट डेंजरस आर एब्जॉर्ब बाई आवर ओजोन लेयर, सबसे खतरनाक यही होता है, जो कि और सबसे ज़्यादा क्षति जो है यही ओजोन लेयर को पहुंचाता है। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के जो है यूवी रेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो 1 या 2 स्लाइड पढ़ के इसके बाद हम लोग जो है अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में आ चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सो वाई द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ, ओजोन लेयर जो वाई द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अगर ओजोन लेयर है तो अर्थ के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर कंप्लीटली स्टॉप्स द पेनिट्रेशन ऑफ यूवी सी रेज, यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकता है, आर एंड एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द यूवी रेज, यानी कि जो अलग अलग अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जो कि हम लोगों ने 3 प्रकार का पढ़ा, उसको जो है ओजोन लेयर स्टॉप करता है। देयरफॉर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन ए डेली बेसिस। इस तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, यानी कि भगवान श्री राम ने जो एक ऑरा बना दिया था एक अपने तरफ एक जो है सुरक्षा कवच बना दिया था ओजोन लेयर वाला, उससे क्या हुआ कि रावण कितना भी तीर चलाता अलग अलग उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी कि जो तीर था वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन था। ओके, अब देखते हैं आज का जो लास्ट स्लाइड यही है, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट माइट लाइफ बी लाइक विदाउट द ओजोन लेयर, यानी कि अगर ओजोन लेयर न रहे, यानी कि अब देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब ओजोन लेयर नहीं था उस समय, तो फिर क्या था कि रावण मारता था तो भगवान श्री राम के पास जो बाढ़ आता था चुभ जाता था, यानी थोड़ा सा ब्लड वगैरह ब्लडिंग होने लगता था। तो अब वही देखिए उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आखिर अगर ओजोन लेयर न रहे अर्थ पे, सुरक्षा कवच न रहे, तो फिर क्या होता है,
क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, मेलानोमा मेलानोमा एंड नॉन मेलानोमा में एक होता है वर्ड मेलानिन, एक केमिकल्स होता है जिसके कारण जो कलर वगैरह को जो नहीं होता कि डिसाइड कौन गोरा है कौन काला है, इसका जो एक किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है, एक केमिकल्स होता है मेलानिन के कारण। इसको याद रखिएगा। स्किन कैंसर हो सकता ये है हार्मोन होता है क्या? मेलानिन हार्मोन शायद, केमिकल हार्मोन केम हार्मोन की केम वजह से होता है। हार्मोन की वजह से सेक्रीट होता होगा हार्मोन अलग अलग। हाँ वही, यही कंफर्म करना था कि केमिकल है या फिर हार्मोन। केमिकल्स है। ओके सर। ओके, सेकंड पॉइंट, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन एंड अदर प्रॉब्लम। देखिए स्किन का भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, स्किन की प्रॉब्लम है, एजिंग की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, लोग कम समय में बूढ़े दिखते हैं, ये सारी चीज़ें। कैटरैक्ट्स एंड अदर आई डैमेज आर्ट्स रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट्स एंड अदर आई डैमेज वगैरह हो गया। इम्यून सिस्टम सप्रेशन यानी सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम पे कहीं न कहीं ये भी प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है, प्लीज आस्क मी। सर नमस्ते जी, कौन? सर मैं किरण। सर जैसे अभी हमने ये देखा ना कि स्किन कैंसर होता है, तो सर हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, उस पे यूवी रेज का ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए स्किन कैंसर होता है। एक बार फिर से बताइए, तो क्या बता रही थी आप? सर हमारे शरीर में हमारी जो स्किन का जो कलर होता है ना सर, वो मेलानिन हाँ पिगमेंट की वजह से होता है। हाँ, मेलन मेलानिन पिगमेंट। हार्मोन तो सर वो डिफरेंट होता है, ये मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। तो जब यूवी रेज हमारी बॉडी पे अगर डायरेक्टली आती है तो उसका रिएक्शन होके सर वो कैंसर के रूप में हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है पिगमेंट जो है। हेलो सर मेरी आवाज़ नहीं आई क्या सर? जी, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर आप प्रॉपर आ रही, बताइए। सर हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट होता है, उसके वो है ना, जैसे सन रेज से जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो सर हमारी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। और सर अगर वो ज़्यादा यूवी रेज उस पर इफेक्ट डालती है तब वो स्किन कैंसर का कॉज बन जाता है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। मैं वही आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ बैलेंस में रहता है तो ठीक रहता है, कोई चीज़ हार्मफुल नहीं है, बैलेंस में रहता है। जैसे कि आध्यात्मिक एग्जाम्पल कोई हम लोग ले समझते हैं, जैसे होता है कि खुली ही है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सारी चीजें नेचुरली है, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बेकार है। क्रोध भी कहीं कहीं अच्छा है, बट हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस मात्रा में हो जाता है क्रोध। अब देखिए, अच्छा है बताइए, क्रोध जैसे अब जो सेना वाले रहते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई रहते हैं, अगर सामने वाले दुश्मन को देख के क्रोध करके उसे मारेंगे नहीं, तो फिर क्या है कि वहां तो पोलाइटनेस चाहिए नहीं। यानी कि हर चीज अपने जगह पे सही है, रोना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है, दोनों चीजें। लेकिन क्या है कि हम लोग रोते ज़्यादा हैं, हंसते कम है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो हर चीज़ आपने बिल्कुल सही बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न, किसी के मन में कोई संदेह? पूछिए, आप बेझिझक पूछिए और अपनी बातों को रखिए। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई है या कुछ अपना अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। हमें अलग अलग आइडिया लोगों को लेना, जिससे बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल के आए, तो अच्छा लगेगा। हाँ भैया, हाँ, कुंदन भैया। वो अपन एसिड रेन पढ़ रहे थे ना, हाँ तो जैसे एसिड रेन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है, आप कह रहे थे कैटलिस्ट के मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बता रहे थे ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रोजन कैटलिस्ट ऑक्साइड, होता है, एनओ नाइट्रोजन टू। ऑक्साइड, हाँ, NO2। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो NO2। वो अपना हाँ, उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4 जो कह रहे थे, है ना। नहीं तो मैं ये बताया था, NO2 जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। मैंने कैटलिस्ट को बताया था कि जो रिएक्शन को इनहेंस कर दे, स्पीड को बढ़ा देता है रिएक्शन को। तो उसके प्रेजेंस में वो तो उसके साथ ही तो रिएक्शन करेगा ना, मतलब देखा जाए तो किसके कैटलिस्ट साथ? SO2 जो है हाँ, कैटलिस्ट, अरे इन द रिएक्शन तो करता ही है, रिएक्शन करता ही है, मतलब कहने का मतलब वो तो रिएक्शन करेगा ही, बट कैटलिस्ट की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि क्योंकि देखिए,
कोई भी Suppressor काम का होता है, करता है। हाँ, उसको बढ़ा देता है, रिएक्शन को तो रिएक्ट करेगा ही, उसके अदर प्रोडक्ट भी उसके निकलते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं उस समझ समय में सुन नहीं पाया था इसलिए। अभी डाउट क्लियर हो चंदन भैया, कुंदन हाँ, भैया? हाँ। एक जी, हमारे यहाँ चंदन भैया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लिए चलिए हम चंदन ही बन जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं भैया जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भैया, आपने बहुत ही अच्छे से मेरी बातों को रखा। आपका ये प्रिपरेशन लेवल समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है। और एनीवन